हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्त, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे, सबसे पहले हमने देखा था राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपको राइट्स की डेफिनेशन नहीं आती ना दोस्त, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको राइट्स की डेफिनेशन नहीं आती तो रिक्वेस्ट है फर्स्ट पार्ट जाकर देखो। ठीक है, लर्न करो उसको अच्छे से और तभी सेकंड पार्ट पे आओ। ठीक है, जब आप लर्न कर लोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। मैंने आपको बोला था हैंड टू हैंड लर्न करते हुए चलना। तो यहाँ पर आके सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट्स की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो राइट है वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद हमने बहुत सारी कंट्री देखी थी जहाँ पर लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए या राइट्स नहीं दिए गए, डिनाई कर दिए गए, और जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि राइट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। और लास्ट में हमने देखा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा। जिसे राइट टू इक्वालिटी में हमने देखा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, किसी भी बंदे के साथ धर्म के, जाति के, कास्ट के, जेंडर के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए लोगों को गवर्नमेंट जॉब में। साथ ही में जो अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। और साथ ही में उसके साथ साथ जो मैंने आपको बोला था कि जो आपका अनटचेबिलिटी और टाइटल्स वगैरह होते हैं ना, वो भी नहीं होने चाहिए। जैसे राजा महाराजा वाला टाइटल्स वगैरह होता है ना, कि जब मैं साहूकार का लड़का हूँ, ये लड़का, तो वो टाइटल्स नहीं होने चाहिए। VIP जो दिया जाता है ना लोगों को ट्रीटमेंट, वो नहीं होना चाहिए। ये है आपका टोटल मिला के राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहला राइट की डेफिनेशन, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा है सबसे, और तीसरा क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि इक्वालिटी जो है, राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको बताना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब राइट टू फ्रीडम की मान लो बेसिकली 2 नंबर में डेफिनेशन आ गई कि एक्सप्लेन राइट टू फ्रीडम, फिर क्या लिखोगे? तो देखो, राइट, सबसे पहले तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। इसका मतलब है, कंस्ट्रेंट का मतलब है रिस्ट्रिक्शन। जैसे जहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन ना हो तो हम कहेंगे फ्रीडम है। जैसे कि मान लो कोई आपको बोलता है जी आप यही पहन सकते हो, ठीक है, यहीं रह सकते हो, कहीं और नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। जब ये रिस्ट्रिक्शन ना हो तो इसी को हम कहेंगे फ्रीडम। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि व्हाट इज़ राइट टू फ्रीडम, तो आपको ये लिखना है कि फ्रीडम मीन्स द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, चाहे वो कोई दूसरा बंदा हो या चाहे गवर्नमेंट हो ना। गवर्नमेंट आपको बोल सकती है कि जी यहाँ पर यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, तो ये भी गलत है, ये भी राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है। और ना ही कोई दूसरा बंदा आपको ये बोल सकता है कि जी यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, या ये पहनो। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आपको पता है राइट टू इक्वालिटी में भी हमने देखा था बहुत सारी चीज़ें थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और जेंडर वगैरह के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे ही हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। जैसे कि याद होगा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, बहुत सारे लोग कहते हैं ये जी कि दूसरे लोगों को मानना मेरी फ्रीडम है, फिर आप क्या कर लोगे? समझ रहे हो? तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे ना, उन्होंने सोचा कि भैया पहले से ही लोगों को ढंग से बताना पड़ेगा कि राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है, नहीं तो वो कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राइट टू फ्रीडम में पॉइंट है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बेसिकली मैं बता दूं, अगर आपसे ज़्यादा लर्न नहीं होता दोस्त, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द राइट्स इन राइट टू फ्रीडम, तो सीधा ये जो हेडिंग लिखी हुई है ना, जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है, वही लिख देना। बट अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो, अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, 1 मार्क्स भी नहीं गंवाना चाहते, तो पूरा लिखना। तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को अपने विचारों को गवर्नमेंट के सामने रखने का पूरा अधिकार है। वो चाहे तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्लोगन बना के, साथ में पेंटिंग वगैरह बना के, न्यूज़पेपर में छाप के, पोएट्री बना के, पैम्पलेट छाप के, ऐसे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं लोग। ठीक है, और बट वो एक चीज़ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? वो लोगों को भड़का नहीं सकते, वॉयलेंस नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट वो किसी के खिलाफ हेट्रेट नहीं ला सकते, वो खून खराबा ऐसे लोगों को दंगा वगैरह नहीं भड़का सकते, और किसी को डिफेम नहीं कर सकते, यानी किसी को बहुत ही ज़्यादा गलत नहीं बोल सकते। आप गवर्नमेंट को गलत बोल सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट गालियाँ वगैरह ये तो थोड़ा गलत हो जाता है। ये ऐसे ही किसी दूसरे पर्सन के साथ, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बट उसके खिलाफ बहुत ही गंद नहीं बोल सकते, और ना ही उसके खिलाफ कोई झूठी अफवाह फैला सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार है, बट उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वायलेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, और डिफेम नहीं कर सकते हम किसी को।
नेक्स्ट है जो हमारा राइट टू फ्रीडम में दे रखा है कि सिटीजन हैव राइट टू होल्ड मीटिंग, पोसेशन एंड रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इशू। अगर लोग चाहे तो किसी भी टाइप की मीटिंग वगैरह रखवा सकते हैं, पोसेशन रखवा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं किसी भी इशू के खिलाफ। गवर्नमेंट उनको नहीं रोक सकती। बस इसकी भी एक कंडीशन है कि जहाँ भी आप मीटिंग रखो वो पीसफुल रखो, शांति से रखो, कोई इसमें जो पीस ख़राब नहीं होनी चाहिए, दंगे वगैरह नहीं होने चाहिए उसमें। मीटिंग बुला सकते हो आप, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड राइट टू फ्रीडम का पॉइंट। तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। तो आप चाहो तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हो, जैसे किसान यूनियन होता है, वर्कर यूनियन होता है, तो ऐसी आप भी यूनियन बना सकते हो ताकि आप अपने मुद्दों को अच्छे से उठा सको, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम के अंदर वो ये है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। आप कहीं भी कंट्री में जाके घूम सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये है आपका नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ राइट फ्रीडम टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी एक कंट्री में आप कहीं भी रह सकते हो, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि जी आप यहाँ पर रहो, पंजाब में मत रहो, या हरियाणा में नहीं रह सकते, ऐसा कोई नहीं करेगा। आप कंट्री में, हमारी कंट्री में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन समझते हो ना, किसी भी काम करने की आज़ादी है आपको, कोई भी ऑक्यूपेशन, किसी का भी ट्रेड और बिजनेस करने की आज़ादी है। किसी इलीगल चीज़ नहीं, आप बोलोगे सर ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो, नहीं, ये गलत है, ये इलीगल चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी काम करने का अधिकार है। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि यार आपकी जाति छोटी, आप यही काम करोगे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी बंदे को जाति के नाम पे काम नहीं देना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा है, वो अच्छा है, वो एलिजिबल है, तो उसको वही काम मिलना चाहिए जिसके लिए वो एप्लीकेबल है, ठीक है जी। आई होप ये समझ आ गया हो। तो राइट टू फ्रीडम में आपको ये सारी की सारी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इससे है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताता हूँ। आप जानते हो कि एक बंदा बहुत बुरा है, ठीक है, बट क्या आप उसको मार सकते हो? क्या आप उसको जान से मार सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसका मतलब किसी भी बंदे को कोई दूसरा बंदा तब तक नहीं मार सकता, ठीक है, मतलब कोई मार ही नहीं सकता। और मारा भी अगर जाएगा, किसी बंदे को फांसी वगैरह भी दी जाएगी, तो वो भी बाय लॉ दी जाएगी। अगर जज वगैरह या कोर्ट वगैरह फैसला सुनाती है कि इसको डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए, तो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, उसको फांसी दी जाएगी, डेट निश्चित करी जाएगी। कोई दूसरा बंदा उसको गोली मार दे कि जी मैंने तो सही किया, मैंने तो गलत बंदे को ही गोली मारी है, ठीक है। आपने बेशक गलत बंदे को गोली मारी है, वो गलत था, बट आपने भी तो फिर गलत कर दिया ना। अगर आप कोई सही काम गलत तरीके से करते हो तो वो भी गलत है, उसको सज़ा देने का काम सिर्फ कोर्ट का है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। तो यही है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। इट मीन दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अ डेथ सेंटेंस। इसका मतलब है जब तक कोर्ट एक डेथ सेंटेंस नहीं सुना देती तब तक उसको नहीं मारा जा सकता। अगर कोई मारता है तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो मीन दैट द गवर्नमेंट और द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैव प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। इस आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये भी है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पुलिस किसी भी बंदे को, सिटीजन को ऐसे ही नहीं पकड़ सकती। एक प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके पास वारंट होना चाहिए अगर किसी बंदे को पकड़ना चाहती है तो, ठीक है। और कोई ना कोई एक ठोस चीज़ होनी चाहिए कि जी हाँ हम आपको इसलिए कर रहे हैं, आपके खिलाफ ये है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ राइट इन केस ऑफ अरेस्ट। मैं ना एक एक टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर ये वीडियो देखने के बाद हमको बुक पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना? दोस्त, नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा के नोट्स इसलिए बनाता हूँ और एक एक चीज़ कवर करवाता हूँ ताकि आपको बुक रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। बट एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे सिर्फ नोट्स ही नोट्स देखेंगे तो उनकी रीडिंग स्किल भी ख़राब होगी। तो आप मतलब रीड कर लेना। नोट्स लर्न करने के बाद दोस्त है ना, आपको मैं बता रहा हूँ 15-20 मिनट लगेंगे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि आप जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाओगे फिर, ठीक है। अब राइट इन केस ऑफ अरेस्ट, मान लो आपको कोई अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। अभी साबित नहीं हुआ कि आप गलत हो या आप सही हो, आपने कोई क्राइम किया नहीं किया, बट पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। तो एक अरेस्टेड पर्सन के पास भी 3 राइट होते हैं। क्यों? अब अरेस्टेड पर्सन, अब आप बोलोगे सर क्या पता वो क्रिमिनल हो, बट क्या पता अगर वो क्रिमिनल ना हो तो फिर, तो इसलिए क्रिमिनल या मैं कहूँ किसी अरेस्टेड पर्सन को भी 3 राइट होते हैं। पहली बात तो द अरेस्टेड पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड फॉर द रीज़न सच एज अरेस्ट और डिटेंशन। जो भी अरेस्ट हुआ ना पर्सन, उसको ये जानने का पूरा हक है कि उसको पकड़ा क्यों गया है। मान लो मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, तो पहले पुलिस वाले मेरे को बताएंगे कि जी हमने आपको इसलिए पकड़ा है,
ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि मेरे को पकड़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो मेरे को किसी मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने या जज के सामने पेश करेंगे, ये मेरा दूसरा राइट है। अगर वो मेरे को 15-20 दिनों के लिए सीधा सीधा जेल में रखते हैं ना, तो मैं फिर बाहर निकल के उन पर केस कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो मेरे को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा उसको। जो तीसरा पॉइंट वो ये है कि मेरे को अपने लॉयर के साथ कंसल्ट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए अपने डिफेंस के लिए। मैं चाहूँ तो अपने लॉयर से बात कर सकता हूँ। मेरे को पुलिस वाले ये नहीं बोल सकते जी आप किसी से बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने मूवीज़ में ये, वह मूवीज़ भूल जाओ, मूवीज़ में सब झूठ दिखाते हैं, ठीक है। वैसे ही बेड़ा कर रखा है, ओके, है ना। कुली नंबर 1 आपने देखी होगी, क्या हाल करा है वरुण धवन ने, ठीक है। चलो, अगर कोई वरुण धवन का फ़ैन है तो आई एम रियली सॉरी, अब जो है वो है यार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी देखो हमने कौन सा पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि राइट टू फ्रीडम पढ़ा था, उसके बाद हम देख रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी आपको बुराई के खिलाफ बोलने की आज़ादी है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण के खिलाफ बोलने की आज़ादी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि 3 तरह के शोषण जो हैं, 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और इनलीगल है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो है कि ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिकिंग शायद आपने सुना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बेचना और ख़रीदना। इंसानों को बेचना और ख़रीदना एक क्राइम है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ पर लिखा है, ये हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में लिखा हुआ है। साथ ही में कि बेगार नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बेगार, जब किसी भी बंदे से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, ठीक है, और उसको बिल्कुल ही ज़िंदगी भर के लिए आप उसको गुलाम बना लो, और ज़िंदगी भर के लिए जब गुलाम बनाया जाता है तो उसको बाउंडेड लेबर कहते हैं, ये भी एक तरह का क्राइम है, ये भी नहीं होना चाहिए, यही कहते हैं हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और तीसरी चीज़ ये है कि थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर भी आप नहीं करवा सकते, किसी भी बच्चे से 14 साल से कम से काम नहीं करवा सकते किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइंस में। और इसी के लिए क्या है, बहुत सारे कानून वगैरह भी बने हैं कि बच्चों को आप फायर क्रैकर वाली कंपनी में, प्रिंटिंग वाली में, बीड़ी मेकिंग जो कंपनी होती है या फैक्ट्री होती है उसमें आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये 3 काम है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो सीधा जेल में। क्या, ह्यूमन को ख़रीद या बेच नहीं सकते, होता है, आपने देखा होगा वुमेंस को, बहुत सुना होगा आपने कि बहुत गलत काम करे जाते हैं, ठीक है। साथ ही में बेगार आप नहीं करा सकते। बेगार का मतलब है किसी को भी ज़िंदगी भर के लिए दास नहीं बना सकते, फ्री में काम नहीं करवा सकते। और तीसरा, चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, ओके। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। याद होगा फर्स्ट पार्ट में हमने सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर किसी दूसरे धर्म के लोगों को, नॉन मुस्लिम को राइट नहीं है कि अपने भगवान की पूजा कर सके पब्लिकली, ठीक है। बट हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट दिए गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव इन। यानी हमारे इंडिया के अंदर किसी भी बंदे को पूरा राइट है कि वो अपने धर्म को मान सके, पूजा कर सके, प्रोपगेट कर सके, पाठ वगैरह रखवा सके। घर में शायद शांति पाठ होता है या मुस्लिम में कुरान वगैरह पढ़ाना होता है तो वो पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाइबल वगैरह होती है तो आप पढ़ा सकते हो, कर सकते हो, ये आपको आज़ादी है, ठीक है। पब्लिकली भी कर सकते हो, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ ईद पे भी होते हैं मुस्लिम, और जो हिंदू में भी कुछ जब दिवाली वगैरह बनती है तो एक टेंट वगैरह लगवा सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। क्रिसमस पे भी कर सकते हो, आपको इसकी पूरी आज़ादी है, ठीक है। एवरी रिलीजियस ग्रुप और द सेट इज़ फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। पूरी आज़ादी अपने धर्म को मनाने की, ठीक है। फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन। अच्छा, एक और बात, आप अपने धर्म को इज्जत दे रहे हो, अपने धर्म की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने धर्म को आपको पूरा राइट है मनाने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों के साथ गलत करो, ठीक है। आप ज़बरदस्ती किसी को अपना धर्म नहीं थोप सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकते कि जी आप हमारा धर्म अपनाओ, ये गलत है, ठीक है। समझ आ गया आपको। कोई भी झूठ बोलकर या पैसे देकर या ऐसे काम करके आप किसी को भी अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी कहता है, मतलब सब धर्मों को आज़ादी है अपने रिलीजियस बिलीव को फॉलो करने की, बट वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं अपने धर्म में बुला सकते, झूठ बोलकर, पैसे देकर या फोर्स मीन से, आप समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होता है, एक मार्क्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है। सेकुलर एक कंट्री या सेकुलर स्टेट का मतलब वो होता है जिसका कोई रिलीजन नहीं होता। जब मैं सऊदी अरेबिया बोलता हूँ तो आपके दिमाग में इस्लाम आता है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री आती है। पाकिस्तान बोलता हूँ तो भी शायद मुस्लिम कंट्री आती है। बट जब इंडिया बोलते हैं तो ऐसा नहीं आता, क्योंकि इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं और सबकी इज्जत करी जाती है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया में मैक्सिमम लोग हिंदू रहते हैं, बट इंडिया का कोई वो रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि जी इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन हिंदू है, नहीं, इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं और सबको इक्वल राइट्स है। तो यही है एक सेकुलर कंट्री,
ठीक है, इसलिए हमारा देश जो है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका, तो हम कौन कौन से फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं। हमने राइट टू फ्रीडम देखा, ठीक है, इक्वालिटी देखा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और अब देख रहे हैं हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, चलो मैं आपको इसी से रिलेटेड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बताता हूँ। आपको शायद ना पता हो, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे जो चाइनीज़ लोग थे, ठीक है, जो आम चाइनीज़ थे, वो इंडिया के अंदर आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए, और आज वो यहीं पर रह के, यहीं पर होकर रह गए, मतलब यहीं के होकर रह गए। ठीक है, आज वो हमारे इंडिया में ही रहते हैं, हमारे इंडिया के कल्चर को वो मानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो आज भी अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को बचा कर रखे हुए हैं। वो ट्राई करते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज बोले और चाइनीज़ में कुछ लिखे। ठीक है, आपको समझ आ गया? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, उनको पूरा पूरा राइट है। कोई भी, अभी देखो जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुआ, तो कोई भी बंदा वहाँ पर जाके ये नहीं बोल सकता कि जी ये बंद करो, ये चाइनीज़ वगैरह में लिखना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। पहली बात तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडियन है, ठीक है, वो बहुत दिल से इंडियन है। और दूसरा, हम इसलिए नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि कल्चर और ऑल एजुकेशन राइट है लोगों को। ठीक है, द सेक्शन ऑफ एनी सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और अ कल्चर हैव राइट टू कंजर्व इट। चाहे वो अलग लैंग्वेज बोलता हो, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी, आप मान लो साउथ इंडिया से कोई बंदा आता है, वो कन्नड़ बोलता है या केरला बोलता है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि जी हाँ ये लैंग्वेज नहीं चलेगी। आप ये नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उसको अधिकार है अपनी कल्चर को बचाने का। ठीक है, या अगर वो अपनी कल्चर में, अगर कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहे और आप ये बोलो कि जी नहीं ये लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में कल्चरल एंड एजुकेशनल का फंडामेंटल राइट है सबको अपनी लैंग्वेज को बचाने का, अपनी कल्चर को बचाने का पूरा पूरा अधिकार है। जैसे कि राजस्थान का अलग कल्चर है, और इसलिए आपने देखा होगा कि हर स्टेट में ना कुछ कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जहाँ पर छुट्टी होती है। ठीक है, जैसे कि दुर्गा पूजा में जहाँ तक मेरे को पता है वेस्ट बंगाल में छुट्टी होती है, बट दिल्ली में नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए हो। एडमिशन to any educational institution maintained by the government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or the language। इसका मतलब ये भी है कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट का मतलब ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जी एक बंदा किसी, जैसे गवर्नमेंट का स्कूल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ हिंदी बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले, नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी बंदा एडमिशन ले सकता है, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, गवर्नमेंट उसको नहीं रोक सकती। ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल माइनॉरिटी हैव राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब किसी भी माइनॉरिटी को, जैसे आपने देखा होगा मदरसा होता है, मुस्लिम्स में मदरसा होता है, ठीक है, तो उनको ऐसा क्या राइट है बनाने का? बिल्कुल उनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। ठीक है जी। जैसे और भी, जैसे माइनॉरिटी हो गई, पारसी हो गई। पारसी आप शायद आपको ना पता हो, हमारे इंडिया में सबसे छोटी जो माइनॉरिटी है वो पारसी है। बहुत कम लोग हैं उनके, बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे रतन टाटा, वो ज़ोरास्ट्रियन है, पारसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। अभी तक हमने 5 फंडामेंटल राइट देख लिए हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन ऑफ, मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और नेक्स्ट हमने अभी देखा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और ऐसे ही अब देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आ गया ना, तो ये लिख देना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम आ गया तो ये लिख देना। सेकुलर लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ गया तो ये लिखना है आपको। ठीक है, चाहे 1 नंबर का है तो सिर्फ ये 3 लिख देना कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, डिक्लेयर 3 स्पेसिफिक इनलीगल थिंग्स, और ये चीज़ लिख देना है, 3 पॉइंट लिख देना, बहुत है। ठीक है, तो आप खुद देखना, मैंने यहाँ पर सारा कुछ इसलिए लिखा है जिससे आप कम नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ जाए तो ठीक है, वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ आ गया चैप्टर तो आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। हम इन राइट्स को कैसे बचा सकते हैं? आपको याद होगा जब मैंने, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो होता है ना, वो हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स थे, 5 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसका मतलब क्या है? ये राइट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अभी मैंने बोला कि राइट टू इक्वालिटी में किसी भी बंदे के साथ भेदभाव नहीं होगा जाति के नाम पे, मान लो हो गया। फिर राइट टू फ्रीडम में बोला जाता है कि सबको आज़ादी है, और किसी ने आज़ादी छीन ली तो फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, बट किसी बंदे को चाइल्ड लेबर काम करवाया जा रहा है, फिर क्या कर लोगे आप? और राइट अगेंस्ट जो हमने देखा था राइट टू रिलीजन वाला, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि किसी भी धर्म को अपना प्रैक्टिस वगैरह करने की आज़ादी है, बट अगर उसको उसके धर्म से उसकी प्रैक्टिस ना करने दिया जाए फिर
तो इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट राइट बनाया गया है, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये बाकी सारे के सारे राइट को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब इस राइट का क्या कहना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एम्पावर द सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट ऑफ द लॉ इन केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो अभी हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े ना, अगर उसमें से एक का भी वायलेशन होता है तो जो बंदा है वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। ये देखो, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। और इसी की वजह से जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उन्होंने भी कहा कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो हमारे किसको कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को, ठीक है जी। तो मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स आर राइट मे बी वायलेटेड बाय द फेलो सिटीजन, प्राइवेट बॉडीज़ और द गवर्नमेंट। कभी कभी हो सकता है कि हमारे जो राइट्स है वो गवर्नमेंट या कोई बंदा या कोई प्राइवेट बॉडी छीन ले, ठीक है। मान लो आपको आपकी सैलरी में लिखी भी कुछ और है बट आपको दी कुछ और जा रही है, ठीक है, तो ये आपका वायलेशन है। किसी दूसरे को ज़्यादा दी जा रही है, आपको कम दी जा रही है, ठीक है, तो ये एक राइट्स का वायलेशन है। तो इसके खिलाफ क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। रिट का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है। अगर जो सरकार है, सॉरी सरकार कह रहा हूँ, जो जज है वो देखता है कि जी यार सच में इसके साथ गलत हुआ है, तो जो हमारा हाई कोर्ट है, जो जज है वो क्या करेगा, रिट जारी करेगा, यानी ऑर्डर देगा, ठीक है। ऑर्डर वो क्या दे सकता है, ये रहा, देखो रिट का मतलब ये रहा, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय द हाई कोर्ट एट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अगर मान लो उसके साथ मतलब मैंने बताया कि किसी बंदे को उसके लिखी हुई से कम सैलरी दी जा रही है उसके जाति के नाम पे, तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट रिट जारी करेगी, ऑर्डर जारी करेगी और गवर्नमेंट को बोलेगी कि जी इस पर कुछ फैसला सुनाओ, पुलिस वगैरह भेजो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो 6 के 6 फंडामेंटल राइट आपको क्लियर हो गए हैं। अब इनकी रक्षा कौन करता है, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग से कमीशन बना रखा है। जैसे कि मान लो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना अगर किसी को पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो चिट्ठी वगैरह भी लिख सकता है और अपनी प्रॉब्लम बता सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। ये दिल्ली के अंदर ही है, आप चाहो तो लेटर वगैरह लिख सकते हो अगर कभी आपके राइट का वायलेशन होता है तो, ठीक है। ऐसे ये वाला नहीं कि सर मेरे को घर मतलब मम्मी पढ़ने नहीं दे रही, मतलब घर खेलने नहीं दे रही ज़्यादा गेम वगैरह, तो इसलिए मत लिख देना, लेनी देनी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ आ गया ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया, NHRC फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, याद रखना। जो NHRC है वो 1993 में बनाया गया था, ठीक है। और ये क्यों बनाया गया था, ताकि जो विक्टिम्स है, जिनके साथ थोड़ा बुरा होता है, जिनके राइट्स को छीना जाता है, उनको फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिए जाए और उनके राइट्स को सिक्योर किया जाए, इसके लिए बनाया गया है। इस कमीशन में बहुत प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है और साथ में रिटायर्ड जज और ऑफिसर और एमिनेंट सिटीज़न भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो देखती है कि जी गलत हो रहा है इंडिया के अंदर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखती है जी कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकती है, सुमन का मतलब होता है, सुमन का मतलब होता है कि वो ऑर्डर वगैरह दे सकती है, ठीक है। किस चीज़ का, कि आप कोर्ट में पेश हो या ऐसा कुछ पेश हो, इसका ऑर्डर दे सकती है। साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल से सवाल पूछ सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट से सवाल भी पूछ सकती है NHRC। आप जब बुक खोलोगे ना तो आपको दिखेंगे कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछा गया है और गुजरात गवर्नमेंट से पूछा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन चाहे तो पूछ सकता है कि जी ये दंगे हुए हैं, ये दंगे क्यों हुए हैं, ठीक है। इस धर्म की जाति के इन लोगों के साथ बुरा हो रहा है, इनको कम सैलरी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, ये सारे के सारे सवाल पूछती है। और इसी से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ह्यूमन राइट डे भी होता है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो क्या किया जाता है, बट इस दिन लोग अपने राइट्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कि एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, लास्ट हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये 6 राइट हो गए, बस यही राइट है क्या हमें, इसके अलावा और कुछ राइट नहीं है? नहीं, जैसे जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये 6 राइट्स थे, बट अब धीरे 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 लोगों की डिमांड चेंज हो गई है। जैसे कि मैं बताता हूँ, LGBT के शायद बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। LGBT होता है, LGBT कम्युनिटी होती है, जैसे उनका जो कह सकते हैं आप नज़रिया अलग होता है लोगों को देखने का, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं, जो गे लोग होते हैं,
ठीक है, बाइसेक्चुअल लोग होते हैं। तो पहले क्या था, पहले हमारे फंडामेंटल राइट में इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट आज क्या है, ज़रूरत है कि उनको भी राइट्स मिले, उनको भी प्रॉपर अधिकार मिले। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत बुरा होता है ऐसे लोगों के साथ, बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता है। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं, उनको भी अब मैरिज करने का अधिकार है। पहले नहीं था, पहले सेम जेंडर के लोग शादी नहीं कर सकते थे, बट आज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे जो हमारे कह सकते हैं जो राइट्स है वो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, आपको बताया सऊदी अरेबिया के बारे में, जहाँ पर औरतों को राइट नहीं दिए गए, बट क्या पता आने वाले टाइम में लोगों को राइट्स दिए जाए, वहाँ पर वुमेंस को भी राइट दिए जाए। पहले 200 साल पहले हम देखें ना, वुमेंस को राइट नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, और उस टाइम बोला जाता था कि वुमेंस को राइट नहीं देना चाहिए, बट आज देखो चेंज हो चुका है सब कुछ। आज लोग सवाल ये पूछते हैं कि अगर वुमेन को राइट नहीं दिए जाएंगे तो क्यों नहीं दिए जाएंगे, दिए जाने चाहिए वुमेन्स को राइट। ठीक है, तो हम इसी में यही देखेंगे कि एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स के जो राइट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। जो स्कोप बढ़ता जा रहा है राइट्स का, लोगों को और भी ज़्यादा राइट्स मिले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली द राइट्स सिटीजन हैव, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, सिटीजन के पास और भी बहुत सारे राइट हैं। ठीक है, वाइल द फंडामेंटल राइट आर द सोर्स ऑफ ऑल द राइट्स ओवर आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर अ वाइडर रेंज ऑफ राइट्स ओवर द ईयर एंड द स्कोप ऑफ द राइट हैज़ एक्सपेंडेड। इसका मतलब है बेशक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, बट इसके अलावा भी हमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे राइट टू वोट, अभी हमने इतने सारे फंडामेंटल राइट देखे, क्या हमने राइट टू वोट पढ़ा इसमें? नहीं पढ़ा। राइट टू वोट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्ट गेव जजमेंट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द राइट। टाइम टू टाइम जब कोर्ट देखती है कि जी जैसे LGBT के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उन कम्युनिटी को भी राइट मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए LGBT कम्युनिटी की बातें सुनकर हमारे कोर्ट ने फैसला सुनाया जी इनको भी राइट दिए जाने चाहिए। ठीक है, और ऐसी बहुत से राइट हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा, बेसिकली अगर आपको एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स आए ना, तो आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना, ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लिख चुके हो। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि मान लो 2 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ गया तो क्यों, और फिर ये लिख देना। ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ एक बार। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या होता है? हमारे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 14 साल से कम बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये है राइट टू एजुकेशन, यानी हर इंडियन सिटीजन को राइट है पढ़ने का। नेक्स्ट है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा चाहे तो वो गवर्नमेंट से किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। मान लो मेरे को ये देखना है कि इस साल गवर्नमेंट ने जो वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना पैसा लगाया, या जो लाडली स्कीम दी जाती है बच्चों को, लड़कियों को बेसिकली, तो उसमें कितने पैसे दिए गए, कितने बच्चों को, लड़कियों को इससे फ़ायदा हुआ, कितनी बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ, तो मैं जान सकता हूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन पे। तो ये भी मेरे को राइट मिला है। ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, बट ये मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। ठीक है, और ये कैसे मिला है मेरे को? क्यों? क्योंकि जो राइट है वो एक्सपैंड हो रहे हैं, उसका स्कोप एक्सपैंड हो रहा है। पहले सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट थे, बट और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं। ठीक है, समझ आ गया? और इन राइट्स को ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द राइट टेक प्लेस इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बोला गया है कि बेशक ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कहाँ पैसा कितना लगा रही है। ठीक है, ये सारे के सारे अगर फंडामेंटल राइट नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो ह्यूमन को होने ही चाहिए। ठीक है, दे आर यूनिवर्सल मोरल क्लेम। ठीक है, दैट मे और मे नॉट रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। आपको याद है जब मैंने राइट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि राइट्स जो वो होते हैं जो रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी और सैंक्शन बाय द लॉ होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये बात बोली गई है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि मोरली सही है। मेरे कहने का मतलब हम मानते हैं कि जी चाहे सऊदी अरेबिया की वुमेन हो, उनको भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, बट बेशक वहाँ का कानून नहीं मानता है ना, बट ये होना चाहिए। ओके, ये बात यही बोली गई है कि ह्यूमंस को भी राइट होने चाहिए। अभी नहीं है तो आने वाले 50-60 सालों में हो जाएंगे, क्योंकि विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दिस क्लेम। इसका मतलब ये है कि जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा, आज वहाँ पर राजा रानी वाला रूल है, बाद में डेमोक्रेसी आ जाएगी, और जब डेमोक्रेसी आ जाएगी तो डेमोक्रेसी आपको पता है, डेमोक्रेसी के अंदर तो राइट्स वगैरह मिलते ही मिलते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर फिर औरतों को भी इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है,
तो ये आपको समझ आ गया ना कि एक्सपेंशन ऑफ राइट टेक प्लेस इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब जो एक्सपेंशन हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स को के नाम पे हो रहा है कि जी ह्यूमन को राइट्स होने चाहिए, ये तो ये वाले राइट तो होने ही होने चाहिए, ये बोला गया है। फंडामेंटल राइट के अलावा भी ये राइट होने चाहिए, और ये जो है वो यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स है, ठीक है। सारी की सारी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उसको मानते हैं। बेशक वो कानून की नज़र में अभी सही नहीं है, बट कानून भी बाद में उसको मान जाएगा जब वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, अब आपको क्लियर हो गया। एक लाइन और लिखी हुई है, सम इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। इसका मतलब है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि जी ये राइट होने चाहिए लोगों को। कौन कौन से राइट होने चाहिए? राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू प्रिवेसी का मतलब होता है कि कोई भी किसी के भी घर को ऐसे सर्च वगैरह ना कर सके, उसके फ़ोन को टैप ना कर सके। आपको पता है ना, फ़ोन की रिकॉर्डिंग टैप की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनकी कम्युनिकेशन ओपन नहीं होनी चाहिए। साथ ही में लोगों को राइट टू एन एनवायरनमेंट होना चाहिए, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। राइट टू हैव एक्सेस टू द एडुकेट हाउसिंग, एक सही घर, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें होना चाहिए, इसका राइट दिया गया है। और ये कौन से राइट है? जो कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दिया, अपने सिटीज़न को दिया। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये न्यू राइट है जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने दिया है। ये शायद एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे राइट्स हैं, तो आप याद रखना। राइट टू प्रिवेसी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है जी, समझ आ गया आपको। बाकी हमारे इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स, ये कोवेनेंट्स है, कॉन्वेंट्स नहीं होगा, कोवेनेंट्स होगा, ठीक है। तो उसका आप सही कर लेना, ये एन नहीं आएगा, वी आएगा सीधा। कोवेनेंट्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। और ये मतलब इंटरनेशनली भी बहुत सारे राइट बोले गए हैं कि ये राइट होने चाहिए। कौन कौन से? राइट टू वर्क, ठीक है, मतलब लोगों को काम का अधिकार होना चाहिए। साफ़ हेल्थी कंडीशन होनी चाहिए काम के लिए, साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। राइट टू हेल्थ होनी चाहिए, और राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन तो होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर कभी कुछ गवर्नमेंट गलत करती है ना, तो लोगों को PIL, लोग PIL भी दायर कर सकते हैं। PIL का मतलब क्या होता है? एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं इसे। अंडर PIL एनी सिटीजन और द ग्रुप ऑफ द सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट द पर्टिकुलर लॉ एंड द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मान लो गवर्नमेंट ने कुछ गलत लॉ बना दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि जी कि जितने भी सारे के सारे लोग हैं, ठीक है, उसमें से जिसने भी एक बार क्राइम करा है उसको फांसी चढ़ा दो। ख़राब लॉ है, तो इसी के ख़िलाफ़ हम PIL दायर कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के सबके लिए बहुत ख़राब कानून है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके एक PIL दायर करवा सकते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अगर हमें ये लगता है कि जी ये जनरल पब्लिक के लिए ख़राब है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देखो दोनों में अंतर है। अगर आप ये देखते हो कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप FIR कर सकते हो, पुलिस के पास जाके FIR कर सकते हो। बट आपको लग रहा है कि मान लो सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जो सबके लिए गलत है, तो आप PIL डाल सकते हो, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, समझ आ गया ना। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इससे मोटिवेशन मिलती है यार। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ कवर करवाई है जान पूछ के, जिससे कुछ छूटे ना। इस वीडियो के साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होता है। मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो वीडियो जाकर देखना मत भूलना। डाल दी होगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ऑल्दो अभी तक मैंने कुछ अपलोड नहीं किया उस पर, बट फिर भी उस पर 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसी मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही अगर आपने नहीं देखी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर फिर कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसी मैं वीडियो डालूँ वैसी देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा देना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह दे देता हूँ। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में GP लिंक दे रखा होगा। GP लिंक से कैसे नोट्स डाउनलोड करते हैं उसका भी लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।